अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to start our chapter number 4, which is turning effect of forces. So let's start our lecture. क्या आपने कभी सोचा है कि एक नट हम हाथ से टाइट या लूज नहीं कर सकते, लेकिन वही नट आप एक स्पैनर को यूज करके आप इजीली उसको टाइट और लूज भी कर सकते हैं। इसी तरह से एक जोकर इजीली एक स्ट्रिंग पर चल सकता है, और एक जोकर जो है वो एक वुडन प्लैंक अगर एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट पर मौजूद हो तो वो इजीली उसके ऊपर अपने आप को बैलेंस भी कर सकता है। और इसी तरह से गांव में अक्सर बच्चे या औरतें वहां पर अपने सर पर मटका रखकर उनमें पानी भरकर वो लेकर जाते हैं, लेकिन वो मटका गिरता नहीं है। तो ये सब किस तरह से होता है, यहां पर कौन सी फिजिक्स इन्वॉल्व है, तो ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इस सब को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। हमारी डेली लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन पर फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। अब वो फोर्सेस जो कि एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं तो उन्हें हम कहते हैं पैरेलल फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ लोग एक बस को धक्का लगा रहे हैं तो वहां पर हर फोर्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल एक्ट हो रही है, तो उसे हम कहेंगे कि ये पैरेलल फोर्सेस हैं। तो इसको हम डिफाइन करते हैं इस तरह से, सच फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। फिर फर्दर इन पैरेलल फोर्सेस को डिवाइड कर दिया गया टू स्ट्रीम्स में, एंड दे आर like parallel forces and unlike parallel forces. Now what are like parallel forces? तो बहुत सी forces इस तरह की होती हैं जो parallel भी होती हैं और उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। तो ऐसे केस में फिर उसे हम कहते हैं they are like parallel forces। जैसा कि हमने बस की एग्जांपल डिस्कस की थी कि बस में कुछ लोग जो हैं वो धक्का लगा रहे हैं, तो अब यहां पर जितने भी लोग उस बस को पुश कर रहे हैं तो सब के सब फोर्सेस जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, और ये सारी फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, तो इन्हें हम कहेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस। नाउ लेट्स सपोज कि अब इनमें से कुछ लोग जो हैं वो फ्रंट से फोर्स लगा रहे हैं। अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो गई हैं। तो अगर मैं यहां पर कहूं कि ये दो फोर्सेस इस तरह से आपस में पैरेलल तो हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो फिर ऐसे केस में से हम कहेंगे दे आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। जैसा कि अब यहां पर एक स्ट्रिंग के साथ अगर आप एक एप्पल हैंग कर दें तो यहां एप्पल के वेट की वजह से डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट हो रही है, लेकिन उस स्ट्रिंग में मौजूद टेंशन जो है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है। तो यहां पर भी ये दो फोर्सेस जो हैं ये पैरेलल तो हैं लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो इन्हें आप कहेंगे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो इन्हें आप डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन, एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज एडिशन ऑफ फोर्सेस। क्या फोर्सेस को आप इजीली ऐड कर सकते हैं? No, because force is a vector quantity, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है कि जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और उसकी कोई डायरेक्शन भी हो। तो ऐसी क्वांटिटीज को आप अरिथमेटिक रूल्स के अकॉर्डिंग आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो फोर्सेस को ऐड अप करने के लिए हम यूज करते हैं एक ग्राफिकल मेथड जिसे हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। और फोर्सेस को ऐड करने पर आपके पास एक सिंगल फोर्स आ जाती है जिसे हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम डिफाइन करते हैं, अ रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स दैट हैज द सेम इफेक्ट एज द
combined effect of all the forces to be added. जैसा कि अगर एक शॉपिंग बैग में मैं कुछ एप्पल्स लेकर आ जाऊं, अब अगर मैं हर एप्पल को सेपरेटली डिस्कस करूं तो हर एप्पल जो है वो डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन शॉपिंग बैग में उन सब एप्पल्स का एक कंबाइंड इफेक्ट होकर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, तो उसे हम कहेंगे दैट इज अ रिजल्टेंट फोर्स. तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो एक सिंगल फोर्स होती है जिसका सेम इफेक्ट होता है. अगर हम इन सब सिंगल फोर्सेस का एक कंबाइंड इफेक्ट बना लें तो सेम इफेक्ट होगा उस रिजल्टेंट फोर्स का. क्लियर? सो हम डिस्कस करते हैं हेड टू टेल रूल कि ये मेथड क्या है. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड. In this method, forces can be added by head-to-tail rule of vector addition. First of all, आपने forces के vectors draw कर लेने हैं जो कि represent कर रही हैं उन forces को. अब vector को हम draw किस तरह से करते हैं? First of all, आपने एक suitable scale set कर लेना है. जैसा कि मैं कहता हूं कि 1 सेंटीमीटर शो कर रहा है 5 न्यूटन को. तो यहां पर मैं let's suppose के एक लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरह से. अब मैं कहता हूं कि ये लाइन है 4 सेंटीमीटर की. तो अगर 1 सेंटीमीटर शो कर रहा है 5 न्यूटन को, तो फिर ये 4 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन. अब हर वेक्टर की एक होती है टेल और एक होता है इसका हेड. तो जिस साइड पे एरो होता है उसको आप कहते हैं ये है इसका हेड, और इस पार्ट को आप कहते हैं ये है इसका टेल. तो अब इस तरह से आपके पास कुछ नंबर ऑफ फोर्सेस मौजूद हैं. तो सबसे पहले आप उन फोर्सेस के वेक्टर ड्रॉ कर लें जिसमें उन वेक्टर की लेंथ शो कर रही होगी उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, और एरो शो कर रहा होगा उसकी डायरेक्शन. तो इस तरह से आपके पास मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई. तो आप नंबर ऑफ फोर्सेस को यहां पर ड्रॉ कर लें. जैसा कि मेरे पास 3 फोर्सेस हैं जस्ट लाइक दिस, और एक फोर्स है जस्ट लाइक दिस, और एक फोर्स है इस तरह से. तो अब मैंने इन तीनों फोर्सेस को ऐड करना है. तो इनको मैं ऐड करूंगा बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक फोर्स को ड्रॉ कर लेता हूं जस्ट लाइक कि मैंने इस फोर्स को मैंने ड्रॉ कर लिया. अब मैं सेकंड फोर्स को ड्रॉ कर रहा हूं बिल्कुल इसके साथ. अब सेकंड फोर्स की जो टेल होगी उसको आपने ज्वाइन करना है फर्स्ट फोर्स के हेड के साथ. तो फर्स्ट फोर्स का हेड ये मौजूद है और उसी डायरेक्शन में मैंने सेकंड फोर्स ज्वाइन कर ली. तो अब मैं थर्ड फोर्स को ज्वाइन कर लूंगा. थर्ड फोर्स को अगेन उसकी टेल को मैं ज्वाइन करूंगा सेकंड फोर्स की हेड के साथ. इस तरह से मैंने थर्ड फोर्स भी ज्वाइन कर ली. नाउ एट द लास्ट अब मैं ड्रॉ करूंगा रिजल्टेंट वेक्टर जो कि शो करेगा इन फोर्सेस की एडिशन को. रिजल्टेंट वेक्टर में आपने फर्स्ट जो आपका वेक्टर होता है उसकी टेल के साथ आपने एक टेल स्टार्ट करनी है जस्ट लाइक दिस, और ये जाएगा आपके लास्ट वेक्टर के हेड के साथ, और यहां पर हम हेड ड्रॉ कर देंगे. तो ये शो करेगा रिजल्टेंट वेक्टर. अब जरा आप डिफरेंस देखें कि रिजल्टेंट वेक्टर में और बाकी वेक्टर्स में डिफरेंस क्या है. जैसे कि बाकी वेक्टर्स में आप देखें तो हेड टेल ये आपस में इस तरह से ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्टेंट है उसमें टेल के साथ ज्वाइन कर रहा है और हेड के साथ ज्वाइन कर रहा है. तो रिजल्टेंट वेक्टर में हमें टोटल उन फोर्सेस का समीशन और उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन समझ आ जाएगी कि इस डायरेक्शन में इनकी कंबाइंड इफेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है. क्लियर? सो आई होप यहां पर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग हम वेक्टर्स को ऐड अप कर सकते हैं या फोर्सेस को ऐड अप कर सकते हैं. अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. एग्जांपल नंबर 4.1. सो एग्जांपल नंबर 4.1.
find the resultant of three forces 12 Newton along x-axis, 8 Newton making an angle of 45 degree with x-axis and 8 Newton along y-axis. So, यहाँ पर तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और आपने फाइंड करना है इसका रिजल्टेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा को नोट कर लेते हैं. जैसा कि हमें फर्स्ट फोर्स के बारे में बता दिया गया कि F1 फोर्स जो है वो इक्वल है 12 न्यूटन के और ये एक्ट कर रही है एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्ड. एक्स एक्सिस F2 फोर्स इक्वल है 8 न्यूटन के जो कि 45 डिग्री की एंगल पर एक्ट कर रही है बट ऑल्सो अलोंग एक्स एक्सिस along 45 degree with x-axis, and F3 force that is equals to 8 Newton along y-axis. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सुटेबल स्केल सेट कर लेते हैं. लाइक आई कैन से कि 1 सेंटीमीटर जो है ये इक्वल होगा 2 न्यूटन के. तो इसके अकॉर्डिंग अगर 12 न्यूटन है तो यहाँ पर मैं 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूँगा. 8 न्यूटन है तो यहाँ पर मैं 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूँगा और 8 न्यूटन है तो अगेन यहाँ पर भी मैं 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूँगा. तो यहाँ पर हमारे पास तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. फर्स्ट फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस F1. सेकेंड फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्ट कर रही है 45 डिग्री पर F2 और थर्ड जो है वो एक्ट कर रही है अलॉन्ग y एक्सिस, दिस इज F3. तो अब इन फोर्सेस को हम कंबाइन कर देंगे अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल. सो ये हमें ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर, दिस इज F1. फिर हम ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर अलॉन्ग 45 डिग्री F2. फिर हम ड्रॉ करेंगे y एक्सिस के कोरेस्पॉन्ड अगेन 4 सेंटीमीटर, दिस इज F3. तो इन सब फोर्सेस को आपने ज्वाइन कर दिया अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल एंड एट द लास्ट आप ड्रॉ करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर और जिसका हम हेड से कंबाइन करेंगे लास्ट हेड के साथ और टेल को हम टेल से कंबाइन करेंगे. सो ये जो लास्ट आपके पास रिजल्टेंट फोर्स है तो इसकी लेंथ शो करेगी, इसका मैग्नीट्यूड. तो लेंथ किस तरह से शो करेगी? जैसे कि आपने स्टार्ट में एक स्केल सेट कर लिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल है 2 न्यूटन के. तो हम सिंपली इस रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ को मेजर करेंगे, उस लेंथ को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 न्यूटन से. सो दैट शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स. इसी तरह से इस फोर्स का एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्ड जो एंगल बन रहा होगा थीटा वो शो करेगा इसकी डायरेक्शन. इस तरह से हम रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं कि इन ओवरऑल फोर्सेस का जो कंबाइंड इफेक्ट है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी. सो आई होप इस एग्जांपल के बाद आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करते हुए हम फोर्सेस को भी इजीली ऐड अप कर सकते हैं. सो इस हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग आप कितनी भी फोर्सेस क्यों ना हो आप सबको इजीली ऐड अप कर सकते हैं और रिजल्टेंट वेक्टर जो कि हम लास्ट वेक्टर ड्रॉ करते हैं जो कि उन सब फोर्सेस के समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, दैट गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स. द नेक्स्ट MCQ, द पैरेलल फोर्सेस which have the same direction are called, options are A, resultant force, B, like parallel force, and C, unlike parallel forces, and D, null forces. So वो parallel forces जिनकी डायरेक्शन सेम होती है उन्हें आप कहते हैं like parallel forces. So option B is correct in this case. Now the next MCQ, the vector which has the same effect as the combined effect of vectors. Options are A, negative vector, B, the vector, C, resultant vector, and D, zero
वेक्टर। सो वो वेक्टर जिसका सेम इफेक्ट हो, अगर आप उसका कंबाइंड इफेक्ट कैलकुलेट करें तो वो भी सेम हो, सो फिर ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं दैट दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। कि जब आप वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आता है और इसका इफेक्ट सेम है। अगर हम उन वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट लें तो जो इफेक्ट आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर का इफेक्ट होगा। क्लियर? तो बेसिकली इस कंबाइंड इफेक्ट को हम यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर कहा करते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दिस केस। नाउ हाउ मेनी वेक्टर्स कैन बी एडेड by using head to tail rule? Options are A 4, B 9, C 16 and D any number. So आप any number of vectors हो आप उनको add up कर सकते हैं। So option D is correct. Clear? So I hope ये lecture आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। See you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.